उमा अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से की थी। शादी के दूसरे ही दिन किरण की सास उमा अपनी नई नवेली दुल्हन से कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है, कुछ ऐसा बना कि खाने वाले को मजा ही आ जाए। ठीक है माँ जी, अभी बनावत तानी, लेकिन हमार पहली रसोई में हम कुछ मीठा बनाए, तो खीर बना ली या फिर हलवा। बहू, मीठा तो बनेगा ही, लेकिन मीठे से ही थोड़ी ना सारा पेट भर जाएगा, कुछ और भी बना दे। कहाँ फंस गल बानी। अगर हम माँ जी से कहम हमरा गांव के देसी खाना बनावे आवत हई, तो यहाँ के लोग तो हमार हाथ की खाना ही ना खाए। सबके रहन सहन अलग बा। क्या सोच रही है खड़ी खड़ी? जा जाकर जल्दी से खाना बना ले बहू, मुझे सुबह जल्दी खाने की आदत है। किरण काफी परेशान थी। तभी उसका पति राम आता है और बोलता है, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? मुझे बता सकती हो तुम? अच्छा भइल अपने आ गई नी। हमरा समझे नहीं खे आवत कि हम खाना में का बनाई, और माँ जी हमरा के कहले बानी की कुछ अच्छा बनाई हा। बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात के लिए तुम इतना सोच रही हो? तुम एक काम करो, पनीर की सब्जी और नान बना लो और साथ में पुलाव बना लो। ये सब तो माँ को पसंद आ ही जाएगा। लेकिन हमरा तो ऊ का है ना। वैसे एक बात कहूंगा तुम्हें, तुम जो कुछ बनाओगी ना वो हम सबको अच्छा लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे हाथ के खाने के लिए, क्योंकि मैं माँ का हाथ का खा खा कर ना बोर हो चुका हूँ। अब कुछ नया मिलेगा खाने को, जैसे कि पुलाव, पनीर, नान। आय हाय, मजा आ जाएगा। राम किरण से ये कह ही रहा होता है, तभी राम की माँ उमा राम को आवाज लगाती है और राम किचन से बाहर आता है और वह किरण की बात सुनता ही नहीं। हम इनका कैसे बताएं कि हमरा नान तो बनावे नहीं खे आवत, अब पुलाव भी हमरा नहीं खे बनावे आवत, लेकिन करे के तो पड़ी ना। और माँ भी कहत रहे कि गलती से तो इंसान सीखेला। इतना कहने के बाद ही किरण खाना बनाने लगती है और कुछ समय बाद ही उमा किरण को हॉल में आवाज लगाती है, अरे ओ बहू, खाना बन गया हो तो लगा दे, सभी खाने का इंतजार कर रहे हैं। बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या, जो इतनी देर लग रही है? आज तेरी पहली रसोई है, इसका मतलब ये नहीं कि आज के दिन 56 भोग बना के रख देगी। अरे हम सबको बहुत जोरों की भूख लग रही है। किरण जल्दी से रसोई से खाना लेकर आती है। खाने की खुशबू से राम कहता है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है सालों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। हाँ क्यों नहीं, आज बीवी क्या आ गई, माँ के हाथों का खाना तो भूल ही गया है तू। और बीवी के हाथों के खाने का बिना खाए गुणगान गाया जा रहा है तब से। किरण अपने पति और सास के लिए खाना लगाई रही होती है, तभी उमा की पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बात है उमा, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। सुबह सुबह ही बहू के हाथों का गर्मा गर्म खाना खाने को मिल रहा है। अरे विमला, आ ना, सही समय पर आई है तू। आज बहू की पहली रसोई थी तो तू भी खा कर ही जाइयो। ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मैं तो जरूर खाऊंगी नई बहू के हाथों का खाना। अब किरण खाना लगाकर अपने कमरे में चली जाती है और इधर विमला और उमा नान देने के लिए जैसे ही नान उठाती हैं तो वो देखती हैं जली रोटी डब्बे में रखी है और पनीर की सब्जी में पनीर नाम के लिए नजर आ रहा था। और पुलाव को देखकर उमा मन में कहती है, ये क्या सत्यानाश किया है इस औरत ने, पहले ही दिन इस विमला के सामने बेइज्जती करवाएगी। अरे उमा, लगा भी खाना, खाने की खुशबू से भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अरे माँ, खाना आप लगा दोगी या मैं लगाऊं? हाँ हाँ देती हूँ, सब्र कर। अब उमा तो समझ चुकी थी कि किरण को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वो विमला के सामने क्या ही बोलती और वो विमला और राम को खाना निकाल कर देती है। लगता है खाना तेरी बहू की खूबसूरती से जल गया है, या ये ऐसे ही बनाती है? अरे माँ, क्या कर रही हो आप? जली हुई रोटी विमला काकी को दे रही हो। अरे विमला काकी को दूसरी दे दो कोई। अरे बेटा, जली हुई नजर नहीं आ रही, ये रोटी जली हुई ही है, और इतनी जली हुई है कि खाए क्या इसमें यही समझ नहीं आ रहा। माँ एक काम कीजिए, आप ना पुलाव ही दे दीजिए। ये इसने नान बनाया है, जली हुई रोटी बनाई है। हाँ उमा, तू पुलाव ही दे दे, वही खा लूं। अब जब खाने बैठी हूँ तो बिना खाए उठूंगी तो अन्न का अपमान होगा ना। अब पुलाव में भी किरण हद से ज्यादा नमक और नींबू डाल देती है कि वो भी खाने लायक नहीं रहता। अब जैसे तैसे राम और विमला उस खाने को खा रहे होते हैं, तभी विमला उमा से कहती है, अरे उमा, तू भी खाने के लिए बैठना, मेरा मुंह क्या देख रही है? अपनी बहू की पहली रसोई का खाना नहीं खाएगी क्या? नहीं नहीं, अभी भूख नहीं है, सुबह चाय बिस्कुट ज्यादा हो गई थी।
अब विमला तो उमा की बहू के हाथों का खाना खाने के बाद पूरे मोहल्ले में गा देती है कि उमा की गांव से आई बहू को खाना नहीं बनाना आता। अब उमा इधर अपनी बहू को खूब सुनाती भी है। बहू, अपनी पहली ही रसोई में तूने ऐसा खाना बनाया कि कुत्तों के सामने रख कर आई हूँ, उसने सूंघा तक नहीं है, और तू उम्मीद कर रही थी कि ऐसा खाना हम लोग खाएं। अरे माँ, क्यों ऐसा कर रही हो आप? अरे घबराई हुई है, दिखाई नहीं देता क्या आपको? अरे नई नई आई है, कुछ दिनों में सीख जाएगी। तो शादी ही क्यों की? जब इसका सारा डर निकल जाता तो इसके घर वाले इसकी शादी करते। पूरे मोहल्ले वालों के सामने इसने मेरी नाक कटवा दी। अगर इसे खाना नहीं बनाना आता तो ये बोल भी सकती थी ना। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? पूरे मोहल्ले वालों के सामने आपकी नाक कहाँ कटी है? अरे बस एक विमला आंटी तो आई थी, वही तो खा के गई है, और बाकी किसी को क्या पता। विमला उन 100 मोहल्ले वालों के बराबर है, जिससे पूरे मोहल्ले का नेटवर्क कनेक्ट रहता है। कहाँ क्या हुआ सबको खबर हो जाती है, बस विमला को नेटवर्क मिलना चाहिए। अब उमा को तो भूख लगी थी तो वो अपनी बहू से रोटी बनाने को कहती है और किरण किचन में जाकर खुद की गलतियों पर अफसोस कर रही होती है। हमरा का पता रहे कि नान मैदा के बनेला, हम तो आटा के मोट रोटी बना के ज्यादा सेक देनी और उ जल गई। अब हम माँ जी के बाजरा के रोटी खिलाएं, जेकरा से उनकर मुंह ठीक हो जाये। अब किरण बाजरे की रोटी के साथ पनीर की सब्जी लेकर आती है। बहू, अब ये तू क्या बना लाई है? ये गेहूं की नॉर्मल रोटी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। माँ जी ये अपने खातिर बनेले बानी हम स्पेशल बाजरा के रोटी, खा के बताई कैसे बनल बा। ये अपने के देसी बहू के देसी रोटी बा। राम रे राम, कहाँ से देसी बहू उठा लाई? इसके देसी रोटी खाने से अच्छा तो मैं बिलायती चावल खा लूं। ले जा तू इसे यहाँ से। माँ, ये इतने प्यार से बना के लाई है, एक बार खा लोगी तो क्या हो जाएगा? खा लो ना माँ। नहीं नहीं बहू, तू तो चावल को हाथ भी मत लगाइयो। मैं या तो खुद बना लूंगी या ऑर्डर करवा लूंगी, लेकिन मुझे इस गवार के हाथों का ये देसी खाना नहीं खाना। पहले दिन के ड्रामे से उमा तंग हो चुकी थी। अब वो किरण के हाथों के बने देसी रोटी खाना नहीं खाना चाहती थी। एक रोज 2 महिलाएं उमा के घर आती हैं सर्वे करने के लिए। तभी वो देखती हैं सास यानी उमा टेबल पर बैठी हुई बिरयानी खा रही है। वहीं पास ही नीचे बैठी हुई किरण हाथों में मक्के की रोटी लेकर तेल नमक से खा रही होती है। ये देख उनमें से एक औरत दूसरी औरत से कहती है, अरे ये देखो उमा अपनी बहू पर कैसे अत्याचार कर रही है। मुझे तो पहले ही शक था कि ये बस अच्छा बनने का नाटक कर रही है और कुछ नहीं। हाँ हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम। देखो उसे नमक की रोटी खाने को दिया हुआ है और खुद बासमती चावल की बिरयानी तोड़ रही है। 1 मिनट रुको, उन्हें कुछ बोलने से पहले इनकी फोटो निकाल लेती हूँ। लीला को दे दूंगी, वो महिला आयोग में काम करती है, वो इनको देख लेगी। अब वो औरतें फोटो लेने के बाद उमा को टोकती हैं और वो सर्वे करके चली जाती हैं। और अगले ही दिन खाना खाने के समय ही लीला का आना होता है और आज भी किरण को नमक रोटी के साथ कच्चा प्याज खाते हुए देखती है। जी रहुआ कौन? सर्वे करे खातिर आइल बानी का? सर्वे तो कल हो गई। किरण नाम है ना आपका? आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए और बेफिक्र होके खाइए। आपकी सास को मैं देख लेती हूँ। अरे आप तो बड़े महंगे चावल खा रही हैं और बहू को नमक रोटी पर भी आफत कर रखा है। मैंने उसे कब कहा कि तू नमक रोटी खा? वो तो उसका फेवरेट है, ये गांव की जो है। क्या बात है, बातों को घुमाना कोई आपसे सीखे। लेकिन मैं तो सच कह रही हूँ। और बहू, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? अब आप अपनी भोली भाली बहू को डरा रही हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ हम महिला आयोग वाले ऐसी सास के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। अरे अपने गलत समझतानी, हमरा चावल पसंद नहीं खे, माँ जी के ये रोटी पसंद नहीं खे, तो हम अपन हिसाब से देसी रोटी और विलायती चावल खा रहे बानी। तो क्या मैं गलत समझ रही थी? अरे माफ कीजिएगा मुझे। अब इस धोखे के बाद उमा कभी भी टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाती। अपने कमरे में कमरे को बंद करके ही खाती और किरण भी किसी के सामने नमक रोटी नहीं खाती। रुचि एक कैफे में अपनी दोस्त जिया को बुलाती है। क्या हुआ रुचि, तू क्यों इतनी परेशान है और तूने अचानक से मुझे क्यों बुलाया यहाँ? यार मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। अब तू ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है। अरे बता तो सही, क्या हुआ, क्या बात है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? देख, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक मुझे ये नहीं बताएगी आखिर हुआ क्या है। चल अब बता ना। वो दरअसल माँ मुझे अपने साथ शहर बुला रही है। बोल रही है कि अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं माँ की बात नहीं मान रही हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है।
अगर मैंने माँ की बात को अनसुना कर दिया ना तो वो परेशान हो जाएंगी, क्योंकि मुझे अभी पीजी का रेंट देना है, बुक्स लेनी है। तो अपनी माँ से बोलना साफ साफ कि तुझे आगे कुछ करना है अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी बनानी है तुझे। माँ अब मेरी बात ना सुनने वाली है और ना ही मानने वाली है। एक तो मेरे पापा नहीं है, इसीलिए आसपास के चाचा ताऊ माँ को भड़का रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देख रुचि, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। हम दोनों की दोस्ती कोई आज से तो है नहीं, सालों से है हम दोनों दोस्त। और अगर तू मुसीबत में होगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तू बस ये बता कि मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। यार तू मेरी पैसों की थोड़ी सी मदद कर दे। मेरी नौकरी लगते ही मैं तेरे सारे पैसे चुका दूंगी। यार तू मेरी दोस्त है, तेरे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। तूने ही तो मेरी और सुधीर की शादी करवाने के लिए कितने पापड़ बेले थे ना, तो क्या आज मैं तेरी मदद नहीं कर सकती? थैंक यू सो मच यार, सच में मेरी बहुत बड़ी मदद कर रही है तू। माँ को कितना भी समझा लूं, लेकिन मेरी माँ मेरी बात को समझ ही नहीं पाएंगी, इसीलिए मुझे अब अपने लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। तू खुद को अकेला मत समझ, मैं हूँ ना तेरे साथ। तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता दियो, बाकी तो मैं हूँ ही तेरी हेल्प के लिए। चल अब मैं चलती हूँ, तू चिंता मत कर, मैं पैसे दे दूंगी। जिया और रुचि की वाकई काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को मुसीबत में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब रुचि अपनी माँ की बात को बिल्कुल भी नहीं मानती और अब भी शहर में ही रह रही होती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कुछ दिनों के बाद रुचि की माँ मालती रुचि से मिलने सीधा उसके इंस्टीट्यूट के बाहर ही आ जाती है। माँ, आप यहाँ कैसे आई? आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कि आप आने वाली है? अगर मैं तुझे बता देती कि मैं आने वाली हूँ तब तो तुम मुझसे मिलती ही नहीं, बस भागती रहती। चल मैं तुझे वापस घर लेने के लिए आई हूँ। बहुत कर ली तूने पढ़ाई, अब नहीं करनी है। माँ, आप क्या बोले जा रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, आप क्यों दूसरों की बातों में आ रही हो? अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी कुछ करना चाहती है, आपका नाम रोशन करना चाहती है। तुम मुझे मत सिखा, ऐसे बड़े बड़े शहरों में कैसे नाम बनता है। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब। और हाँ, अब अगर तूने मुझसे एक बार भी बहस करी तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बढ़िया ही नाम कमाने वाली। माँ, आप गुस्सा करो या मेरा मुंह ही तोड़ दो, लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं मानने वाली हूँ। मैं यही रहूंगी। आप जाओ वापस, मैं आपके साथ नहीं आने वाली हूँ। ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी। अब बस यही दिन देखना बचा था। अरे इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। मेरी बेटी ने मुझे उल्टा जवाब दे दिया। अरे मुझे तो मर ही जाना चाहिए था। माँ, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती है तो तू अभी के अभी मेरे साथ घर चलेगी। मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, तू उससे शादी कर ले, फिर तुझे जो करना है वो करियो। शादी? माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं शादी करूंगी, वो भी इतनी जल्दी? नहीं माँ, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। आप उस लड़के को मना कर दो। क्यों नहीं कर सकती शादी? अरे अच्छा लड़का है, ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। देख मेरा सर मत झुका, मैं नहीं चाहती कि तेरा रिश्ता टूट जाए। तुझे मेरी कसम है, तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। माँ, मैं नहीं कर सकती शादी किसी से भी। क्यों नहीं कर सकती? मुझे सच सच बता, तू क्यों शादी नहीं करना चाहती? क्योंकि माँ, मैंने यहाँ पे अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है और मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्या तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? अरे मैं क्या तुझे मना कर देती शादी के लिए? चल अब मुझे कोई एतराज नहीं है, चल मुझे अपने पति से मिलवा। रुचि को कुछ भी समझ नहीं आता और वो तुरंत अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसकी मदद मांगती है। रुचि अपनी माँ को लेकर जिया के घर जाती है, जहाँ जिया अपने पति सुधीर और सास उर्मिला के साथ थी। अरे रुचि, ये तो तेरी वही दोस्त है ना जो पहले हमारे घर आया करती थी? मैंने तो सुना था ये भाग गई थी, तो तू क्या इसे अपने ससुराल ले आई? नहीं माँ, ये इसका भी घर है, ये मेरी ननद है और आपने जो भी सुना वो गलत है। और ये मेरे पति सुधीर है और ये मेरी सास है। बहू, ये सब क्या है? अरे माँ, ये भाभी की माँ आई है, मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले। सुधीर, तुम्हें तो याद है? रुचि, तेरी ननद को तमीज नहीं है क्या अपने भाई से बात करने की? अरे देख, अपने भाई को ना भाई बोल रही है ना भैया। अरे थोड़ी सी इज्जत भी कर ले उसकी। माँ, वो अब भाई बहन है, आपस में ऐसे ही बात करते हैं। आप भी क्या इनकी बातों पर ध्यान दे रही हो? जी आंटी जी, हमारा तो रोज का ही ऐसा है। दामाद जी, क्या बात है? आपकी सास आई है, ना आपने नमस्ते कहा ना ही पैर छुए। नाराज हैं क्या आप किसी बात से? अपनी सास को देखकर अच्छा नहीं लगा क्या आपको? नहीं माँ जी, वो तो मैं आपके पाँव छूने ही वाला था।
वैसे लड़का और परिवार तो अच्छा है रुचि। अब मैं कुछ दिन तेरे ससुराल में ही रहूंगी। मालती अब वहीं रह रही थी और मालती के रहने से जिया के ससुराल वालों को नाटक करना पड़ रहा था। ऐसे ही एक बार जिया और रुचि दोनों रसोई में होते हैं, तभी वहाँ उर्मिला और सुधीर आ जाते हैं। अरे बहू, जी माँ जी। तुझसे नहीं बोल रही हूँ मैं अपनी असली बहू से बोल रही हूँ। जिया, ये क्या लगा रखा है? सेल चल रही है क्या ससुराल पर, जो कुछ भी कर रही है? अरे कब तक नाटक करना पड़ेगा हमें? आंटी जी माफ कर दो मुझे, आप सबको मेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। मुझे अपना करियर बनाना है और ये बात माँ नहीं समझ रही है, इसलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। लेकिन तुम्हारे करियर को बनाने के चक्कर में हम लोगों का सत्यानाश हो रहा है। तुम अपनी माँ को जल्दी से रवाना करो, मुझसे ये नाटक और नहीं होगा। कभी कभी तो बहुत डर लगता है कहीं सच ना सामने आ जाए। हाँ रुचि, हम जितना कर सकते थे कर रहे हैं, लेकिन अब तुम भी हमारे बारे में सोचो जरा। जिया और उसके ससुराल वालों की बात सुनकर अब रुचि अपनी माँ को वापस भेजने के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिनों के बाद मालती अपना सामान बांध रही होती है जाने के लिए। एक काम करती हूँ, दामाद जी से उनके कमरे में ही मिल के आ जाती हूँ। मालती सुधीर के कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ जिया सुधीर की बाहों में थी। ये देखकर मालती हाय तौबा मचाने लगती है और सब वहाँ आ जाते हैं। रुचि, ये कैसा परिवार है? अरे भाई बहन आपस में ही चिपक रहे हैं, यहाँ तो कोई मर्यादा ही नहीं है। तूने कैसा परिवार चुना है अपने लिए? क्या हुआ माँ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? कितने नीच लोग हैं ये। ना ही तेरे पति को शर्म है और ना ही तेरी नंद को। आपस में ही चिपक रहे हैं जैसे पति पत्नी हो। माँ बस करो। अरे आप इन्हें नीच बोल रही हो। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था ना, तब मेरी दोस्त ने ही मेरा साथ दिया। मैं कुछ करना चाहती थी जिसमें आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी जिया ही खड़ी थी मेरे लिए। तेरे लिए खड़ी थी तो क्या तेरे पति के साथ नीच हरकत करेगी? माँ, सुधीर मेरा पति नहीं बल्कि जिया का पति है और ये जिया का ससुराल है। मैंने बस झूठ बोला था क्योंकि आप मेरी शादी करवाना चाहती थी। बहन जी, एक बेटी की माँ होना आसान नहीं है, लेकिन जब बेटी काबिल हो तो उसके पैर बांधे नहीं जाते बल्कि पंख दिए जाते हैं ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए। जिया के परिवार की सोच देखकर मालती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो फिर कभी रुचि पर किसी बात का दबाव नहीं डालती। राजीव अपनी पत्नी मोनिका के साथ बहुत खुश था। शादी के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा था। एक दिन वो ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है, मोनिका आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ आज मैं। जब से मेरी जिंदगी में तुम आई हो, मेरी लाइफ में सब कुछ बदल चुका है। अब मेरी तारीफ करना बंद करिए और बताइए क्या बात है, किस बात के लिए मेरी इतनी तारीफ हो रही है? इतने सालों से मोनिका, हमारी जो लाखों की डील फंसी हुई थी ना, वो आज फाइनल हो गई। उसका फैसला हमारे हक में हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस डील के लिए आप कितने परेशान थे, कम से कम अब आप चैन से तो बैठोगे। हाँ ये तो है, मैं सच में बहुत परेशान था क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे पैसे लगाए थे। और तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये कि हम वहाँ नहीं गए और हमारा काम हो गया। लेकिन वो कैसे? वो डील तो आपके नाम से थी ना? हाँ मेरे ही नाम थी, लेकिन वहाँ मेरा नाम पीछे था और वहाँ किसी और का नाम लगा हुआ था, और वो है हमारी मैडम जो हमारे ऑफिस में आने वाली है। कुछ टाइम बाद वो वहाँ का काम संभाल लेंगी। चलिए अच्छी बात है, आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, वरना आप मुझे टाइम नहीं दे पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, मैं और तुम्हें टाइम ना दूं, ऐसा कभी हुआ है क्या? जो अब होगा, मैं तो तुम्हारे लिए अपना सारा काम छोड़ के आऊंगा और तुम्हारा टाइम भी मैं किसी और को होने नहीं दूंगा, ये याद रखना। बस बस रहने दीजिए, अब इतना भी मक्खन मत मारिए। बस वैलेंटाइन डे आने वाला है, उस दिन आप मेरे साथ रहना, क्योंकि उसी दिन मेरा जन्मदिन भी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूँ वैलेंटाइन डे का दिन हम दोनों साथ में मनाएंगे। अब मैं फ्रेश होकर आता हूँ। राजीव अपने कमरे में चला जाता है। तभी मोनिका राजीव की पसंद का खाना बनाकर कमरे में लेकर जाती है। दोनों आराम से बैठकर खा रहे होते हैं। तभी मोनिका की माँ सुनीता का कॉल आता है। माँ कैसी हो आप? आज कितने दिनों के बाद आपने फोन किया है? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। तू बता, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश भी हूँ। तुम दोनों खुश रहो। और मुझे क्या चाहिए बेटी? अगर दामाद जी को परेशानी ना हो तो कुछ दिनों के लिए तू यहाँ रहने आ सकती है क्या? हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। लेकिन सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटी सब ठीक है। वो क्या है ना कि तेरे पिताजी काम के चक्कर में कहीं बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा तुझे बुला लूं। तू तो जानती है ना मैं अकेले घर में नहीं रह सकती। अच्छा तो ये बात है, मैं तो डर ही गई थी
कि पता नहीं क्या हो गया। आप चिंता मत करिए, मैं राजीव जी से बात करके कुछ दिनों में आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है बेटी, अब मैं फोन रखती हूँ। सुनीता इतना कहकर फोन रख देती है, जिसके बाद मोनिका राजीव को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर राजीव कहता है, और तुम चली गई तो हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे कैसे? आप चिंता मत करिए, अभी वैलेंटाइन डे में बहुत समय है, तब तक तो मैं आ जाऊंगी। अब उन्होंने सामने से बोला है तो मैं कैसे मना कर दूं? ऐसा अच्छा भी तो नहीं लगता है ना। ठीक है, लेकिन आ जाना, ज्यादा दिन रुकना मत। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब खाना खा लीजिए। अगले दिन राजीव मोनिका को लेकर उसके घर जाता है। अपने दामाद और बेटी को देखकर सुनीता बहुत खुश होती है। कुछ देर के बाद राजीव वहीं से ऑफिस के लिए निकल जाता है। जितने दिन मोनिका अपने घर रहती है, राजीव कुछ दिनों में उससे मिलने के लिए जाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, तभी उसके ऑफिस में एक काजल नाम की लड़की आती है, जिसे देखकर राजीव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स थी। ये तुम्हारा ऑफिस है? हाँ, ये ऑफिस मेरा ही है। यहाँ मुझसे ना एक लड़की मिलने आने वाली है जो बाहर कंपनी संभाल रही है। एक मिनट, तुम यहाँ कैसे? इत्तेफाक से वो लड़की मैं ही हूँ। मुझे नहीं पता था कि जिस ऑफिस में मैं इतने दिन से काम कर रही हूँ वो अपना ही कोई है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ तुमसे मिलकर। मैं भी ये समझ नहीं पा रहा, तो इसे क्या खाक बताऊंगा मैं। अरे इसको देखते ही ना मैं दुखी हो चुका हूँ। क्या हुआ? तुम मुझे देखकर बिल्कुल सदमे में चले गए। ना चाय पी ना कुछ बोल रहे हो। मुझे देखकर क्यों परेशान हो गए क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं परेशान ही क्यों होऊंगा, वो भी तुम्हें देखकर। तुम यहाँ काम करने आई हो, काम करोगी और चली जाओगी, बस और क्या। ओके ओके, लेकिन क्या सारी बातें यहीं कर लोगे या कैबिन में भी चलोगे? काजल के कहने पर राजीव उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है और काम की बातें करने लगता है। लेकिन काजल काम की बातों को इग्नोर करके उससे अपनी और अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगती है, जिस पर राजीव बोलता है, देखो तुम मुझे पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जा चुका हूँ और अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या तुम एक दोस्त की तरह ही मेरे साथ नहीं रह सकते हो? क्या मैं तुम्हें अब इतनी बुरी लगने लगी हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक साथ काम करते हैं। उसको लेकर ना अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो मेरे कैबिन में आ सकती हो, वरना आना भी मत। राजीव की बात सुनकर काजल को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कैबिन से बाहर चली जाती है। दिन बीतते हैं, काजल आए दिन राजीव के पास जाने की कोशिश करती है। कभी उसके लिए खाना लेकर आती है तो कभी काम के बहाने उसके साथ समय बिताती है। इन सब चक्करों में राजीव मोनिका से मिलने उसके घर नहीं जा पाता, न ही उसे फोन करता है। राजीव का बदला हुआ रूप मोनिका को परेशान करने लगता है। तभी एक दिन राजीव को फोन करती है। हाँ मोनिका, बोलो, जल्दी बोलो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। आप ठीक है? आप मुझसे इतना रूड होकर क्यों बात कर रहे हो? मोनिका, ऑफिस में हूँ मैं, यहाँ कैसे बात करूँ? हाँ, अरे फोन रखो, परेशान मत करो। इन्होंने आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की। इनको क्या हुआ है? मुझसे गुस्सा है या काम की वजह से परेशान? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कुछ दिनों बाद वैलेंटाइन डे है, अचानक से पहुंचकर इनको सरप्राइज दूंगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। मोनिका राजीव के बर्ताव को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन देर रात राजीव ऑफिस के लिए घर से निकल ही रहा था, तभी काजल वहाँ आती है। तुम तो बहुत रूड हो, इतनी रात को अकेली लड़की को सुनसान सड़क पे छोड़ के जा रहे हो। सॉरी, मैंने देखा नहीं कि तुम ऑफिस में हो। मैं बहुत थक गया था, इसलिए जा रहा था। मुझे भी लिफ्ट दे दो घर तक। मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ, तुम आराम से घर चली जाना। ऐसे किसी के साथ जाना ठीक नहीं लगता है। रहने दो, मैं अकेली चली जाऊंगी, तुम्हें बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो। राजीव की बात सुनकर काजल बहुत खुश होती है और उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। एक दिन राजीव और काजल कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। तभी वहाँ मोनिका की दोस्त रिया आती है और बोलती है, हाय जीजू। हाय मोनिका। सॉरी, तुम तो मोनिका हो ही नहीं। ये कौन है जीजू? ये मेरे ऑफिस में काम करती है। मोनिका अपने घर गई हुई है, उसकी मम्मी ने बुलाया था ना। ओके सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आओ तुम भी बैठो हमारे साथ। नहीं, मैं अनजान लोगों के साथ नहीं बैठती। रिया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और मोनिका को जाके सारी बात बताती है। लेकिन मोनिका उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वैलेंटाइन डे वाले दिन राजीव को बिना बताए घर वापस आ जाती है और वैलेंटाइन डे की सारी तैयारी कर लेती है। लेकिन राजीव ऑफिस से घर नहीं आता। तभी मोनिका ऑफिस जाती है
राजीव को काजल के साथ बाहर जाते ही देख लेती है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आता है। वो उनका पीछा करती है। काजल राजीव को एक रोमांटिक जगह पर लेकर जाती है और उसे प्रपोज करती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी तुम मेरे वैलेंटाइन बन जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? हाँ, मेरा वैलेंटाइन मेरी पत्नी है और कोई नहीं। मैं तुम्हें ये बात प्यार से समझा चुका हूँ, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। उल्टी सीधी बातें करती हो, हरकत करती हो। अगर तुमने ऐसा कुछ दोबारा किया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। चुपचाप से दफा हो जाओ यहाँ से। जहाँ एक तरफ अपने पति की पुरानी वैलेंटाइन की बातें सुनकर मोनिका घबरा जाती है, वहीं दूसरी तरफ अपने पति की बातें सुनकर वो खुश भी हो जाती है और चुपचाप घर आ जाती है। कुछ देर के बाद राजीव घर आता है और दोनों एक साथ मिलकर अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं।